माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर में फर्स्ट विल सी द सिलेबस एज पर द नेप 2020 सेमेस्टर 4 EXTC ब्रांच। तो इसमें अपना जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज ओवरव्यू ऑफ microprocessor based system। Chapter number 2 is called as memory devices। Chapter 3 is 8051 microcontroller and assembly language programming। चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे 8051 टाइमर्स, काउंटर्स, इंटरप्ट्स और उसका PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। चैप्टर 5 is all about ARM7 which is mean by advanced RISC machine, and chapter number 6 is study of 8-bit microcontroller applications। तो ये अपने चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स। सिक्स चैप्टर्स अपने को है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखने वाले ओवरव्यू ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स में मेनली हम लोग पहले देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम क्या होती है, वेयर द माइक्रो प्रोसेसर कम्स फ्रॉम, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें जो हम लोग रजिस्टर्स यूज करते हैं, जैसे कि पीसी हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, स्टैक हो गया, स्टैक पॉइंटर मतलब एसपी, ये सब चीज क्या होती है, उसके साइकिल्स क्या क्या होते हैं। देन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर, what is von Neumann and Harvard architecture, as well as what is RISC and 6 machine or 6 or RISC machine। So ये कुछ important concepts अपने को जानने हैं in the chapter number 1। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ऑल अबाउट मेमोरी सिस्टम्स देखेंगे, जिसमें हमारा रैम मेमोरी होगा, रोम मेमोरी होगा। तो रैम के जो भी टाइप्स है, रोम के जो भी टाइप्स है, स्टैटिक, डायनामिक रैम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रोम, ये जानेंगे। जैसे कि डबल EEPROM होता है, रोम होता है, एक्सेट्राज। एंड उसके बाद हम लोग सेगमेंटेशन एंड पेजिंग का कंसेप्ट जानेंगे, सेगमेंटेशन एंड पेजिंग का कंसेप्ट जानेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी डिवाइसेस। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग इसका डिटेल आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं।
हर एक उसका पिन डायग्राम एंड ऑल दैट। पिन डायग्राम्स क्या होंगे, फीचर्स क्या होंगे, एंड लास्ट में हम लोग कुछ इसके प्रोग्राम्स जानेंगे। इस यूनिट के लिए बहुत ज्यादा वेटेज होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस यूनिट, और इसके लिए अपने को टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। ओके, उसके बाद 8051 टाइमर्स, काउंटर्स एंड इंटरप्ट्स में हर एक के पीएसडब्ल्यूज आते हैं, तो इसमें से मिनिमम 3 पीएसडब्ल्यू आने के चांसेस एग्जाम में है। मिनिमम 3 पीएसडब्ल्यू एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। उसके बाद ARM7, तो ARM7 के ऊपर भी हम लोग फिर से ARM7 आर्किटेक्चर देखेंगे। ARM7 का जो भी उसका स्ट्रक्चर है, कौन से ARM प्रोसेसर्स होते हैं, उसका फंक्शनिंग क्या होता है, ऑल अबाउट ARM, मतलब एडवांस रिक्स मशीन जिसको बोलते हैं, ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। एंड लास्ट वन, 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर के क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये हम लोग लास्ट चैप्टर्स में देखेंगे। तो दिस इज द टोटल सिलेबस फॉर द माइक्रो कंट्रोलर। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड कि हमें क्या पढ़ना है और किस फ्लो में हमें जाना है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1 एज यूजुअल। तो मैं ये रफ कर देता हूं। तो लेट्स स्टार्ट the first one. It is called as block diagram of micro computer. First chapter, overview of microprocessor system, microprocessor based system, block diagram of microcomputer system. So the main block, it is called as center processing unit, and इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ओके, देन इसके आजू बाजू एक ब्लॉक होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेमोरी। ये मेमोरी मेरी रैम हो सकती है एंड रॉम मेमोरी हो सकती है, रैम एंड रॉम मेमोरी। यहाँ पे मैं बनाता हूँ IO डिवाइसेस, IO डिवाइसेस। यस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये मैंने एक बस बना दी और इस बस को मैंने नाम दिया डेटा बस। इस बस को मैंने नाम दिया है डेटा बस। डेटा बस इज ऑलवेज बाय डायरेक्शनल, तो इसके एरो दोनों साइड रहेंगे। डेटा बस इज ऑलवेज बाय डायरेक्शनल, तो इसका एरो दोनों साइड रहेंगे। एंड यहां पे मैं एक बस बनाता हूं, जिसको हम लोग यहाँ पे नाम देंगे एड्रेस बस। एड्रेस बस ये एड्रेस प्रोवाइड करती है IO डिवाइसेस एंड मेमोरी को, और ये एड्रेस अलोकेशन कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर। ये डायरेक्शन ऑफ एरोज इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूं, एड्रेस बस एड्रेस अलॉट करती है IO डिवाइसेस एंड मेमोरी के लिए, तो इसका डायरेक्शन ऑफ एरो अपवर्ड्स रहेगा, क्योंकि ये अलाउड करती है इसको। और इसको अलाउड करने के लिए कोई तो इसको कंट्रोल करने वाला चाहिए, तो वो है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर असाइंस सम एड्रेस टू दिस एड्रेस बस, मतलब एक पूरा ब्रांच दे दिया, यहां से यहां तक तेरी स्टार्ट टू एंड है, और ये तय करता है कि इसको IO डिवाइसेस एंड मेमोरी को मुझे एड्रेस प्रोवाइड करना। बट इसका पूरा कंट्रोलर किसके पास है, इसके पास। यहां पे मैंने लिखा इनपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइस, जो कि हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे।
क्योंकि आईओ डिवाइसेस में दो टाइप हम लोग ऐसे लिखेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो जब भी इनपुट देंगे तो डायरेक्शन ऑफ एरो दिस साइड, आउटपुट लेंगे तो डायरेक्शन ऑफ एरो दिस साइड। क्लियर? तो ये हो गया अपना माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। क्लियर? ठीक है। तो इसके अलावा और भी कुछ लाइंस होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस कैन बी यूज्ड ओवर हियर। कंट्रोल बसेस में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, इसमें हम लोग रीड, राइट, क्लॉक, रिसेट, ये सब सिग्नल्स यहाँ पे हम लोग देते हैं। तो पहला हमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स जानना था, तो हमने ये बना दिया। स्टार्ट करते हैं, फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि ये जो हम लोग फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ओवरव्यू ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम जो देख रहे हैं, देर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं ये जनरल पर्पस होते हैं। कीप इन माइंड एवरीवन, माइक्रो प्रोसेसर्स आर अ जनरल पर्पस सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पर्पस? जनरल पर्पस मतलब उसकी रैम, रोम, मेमोरी या फिर जो भी चीज है हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग अपने हिसाब से डिजाइन कर पाते हैं। तो आप देख सकते हो जो भी सीपीयू के अंदर जो होता है वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। सीपीयू मतलब जो आपका सीपीयू पैनल होता है उसके अंदर जो होता है वो सब क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। उस माइक्रो प्रोसेसर को आप अपने हिसाब से क्या करते हो, डिजाइन करते हो। तो कुछ कुछ सीपीयूज आप बाहर से बनवा के भी लेते हो अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। आपको कितनी रैम चाहिए, आपको कितना हार्ड डिस्क चाहिए, कितना बिट का प्रोसेसर चाहिए, या आप जैसे स्पेसिफिकेशन देते हो उस तरीके से आपको बना के मिलता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल पर्पस सिस्टम। क्या बोलेंगे, जनरल पर्पस सिस्टम। आया समझ में इस वर्ड का मतलब? सेकेंड थिंग जो है, जो अपना सब्जेक्ट का नाम है माइक्रो कंट्रोलर, इट इज अ डेडिकेटेड कंट्रोलर। ये एक डेडिकेटेड है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ही उसको यूज किया जाएगा। क्या मतलब है इसका? जैसे आप, मैंने एक बात किया, कंप्यूटर में जो यूज होता है दैट इज अ माइक्रो प्रोसेसर एंड दैट इज अ जनरल पर्पस। आप उसके हिसाब, अपने हिसाब से उसको, उसकी रैम, रोम, मेमोरी, जो भी अदर पेरिफेरल्स है आप सेट कर सकते हो। माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग एक डेडिकेटेड कंट्रोलर जो यूज करते हैं, इट इज ओनली यूज फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशंस। जैसे ये एसी है तो इसका काम है कूलिंग करना, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर में एक डेडिकेटेड प्रोग्राम हम लोग डालेंगे जो सिर्फ उसका ही काम करेगा, सभी काम नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी मेरी घड़ी है, डिजिटल वॉच है, उसमें भी एक माइक्रो कंट्रोलर है, वो सिर्फ उसका ही काम करेगा। वॉशिंग मशीन में एक माइक्रो कंट्रोलर है, वो सिर्फ उसका ही काम करेगा। एंड रादर देन योर मोबाइल फोन इज ऑल्सो हैविंग सम माइक्रो कंट्रोलर, वो भी एक सिंपल माइक्रो कंट्रोलर चिप है जो उसके ही काम करेगा। और उसकी मेमोरी, अगर आपको मैं बताऊं कि रैम, मोबाइल की रैम आपको बढ़ानी है, आप बदल सकते हो क्या? आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, नया मदरबोर्ड, क्या पूरा नया मोबाइल ही लेना पड़ेगा। यस, नया मोबाइल ही लेना पड़ेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द डेडिकेटेड प्रोसेसर, डेडिकेटेड एप्लीकेशंस। ओके, तो इसमें आप अपने हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये वर्ड्स कहाँ से आए, माइक्रो और ये सब चीज आपने बचपन में ऐसे सीखा होगा। कंप्यूटर्स, पहले आपने ऐसे जाना होगा कि कंप्यूटर्स में बहुत सारे, पहले एक रूम के साइज का कंप्यूटर होता था, ये सब चीज आपने सुना होगा। तो सुपर फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ऐसे कुछ आपने सुना होगा पहले, विच इज वेरी बिग और वेरी लार्ज इन साइज। फिर आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स, एंड जो उसके बाद आया दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स।
तो ये जो कंप्यूटर के जो टाइप्स है, ये टाइप्स कौन डिसाइड करता है? ये ये जो टाइप्स है, ये टाइप्स कौन डिसाइड करते हैं? इसकी जो माइक्रो प्रोसेसर की ये जो चिप है, ये जो चिप है, आईसी है, ये डिसाइड करती है कि ये कौन से वर्जन में आता है। इसका जो माइक्रो जो है, आपको पता है माइक्रो को हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं, राइट? माइक्रो को हमेशा हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। और मैं अगर इसके आगे पी लिख दूं तो इसका मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर। और इसी चीज को मैं अगर माइक्रो सी लिखूं तो उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो इसके आगे मैं सिंपल ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा माइक्रो पी माइक्रो सी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिट इज अ माइक्रो प्रोसेसर एंड इट इज अ माइक्रो कंट्रोलर। आया समझ में? तो इस वर्ड से अपने को हमें जानता है, इसलिए हमने पहला क्या देखा, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम देखा, उसमें कौन से एलिमेंट्स है ये सब हमने पहले जान लिया, बहुत ही बेसिक्स है। तो ये समझ में आया कि ये माइक्रो कंप्यूटर कहां से आया, तो इट इज कम्स फ्रॉम देयर। तो नाउ ये जो माइक्रो, अभी आप देख सकते हो कि जिस पहले मोबाइल भी अपने थोड़े बड़े थे जिसमें ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं होते थे, अभी मोबाइल इतना एडवांस हो गया हम लोग उसको ऐसे फोल्ड बिल्ड टिल्ट कुछ भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल्स भी आ गए ऐसे। इवन अपने टीवीज एंड कंप्यूटर्स की मॉनिटर्स है वो भी ऐसे फ्लेक्सिबल आ गए हैं, कर्व में आती है, फ्लेक्सिबल भी आती है, फ्लेक्सिबल भी आते हैं। ठीक है, चाइना में अपने को जाना पड़ेगा इसके लिए। चाइना में पता है ना, अभी व्हीकल्स भी उसके लिए ड्राइवर्स की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आते हैं। हाँ हाँ, तो वो अपने से बहुत एडवांस हो गए हैं, बहुत एडवांस है। अपने को उस तक पहुंचने के लिए मिनिमम 25 साल लगेगा उनको लेवल को ये करने के लिए। तो ये जो सब टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स और सब है, इसमें एक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं सिर्फ ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मूर्स लॉ, ये आपको सब पता होना चाहिए कि ये सब किस हिसाब से ये सिस्टम डिसाइड होती है माइक्रो कंप्यूटर। इसके आगे और भी कुछ नया आएगा, बट ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये एक बंदा था मूर्स, इसने पहले ही बताया कि जैसे जैसे साल आप आगे बढ़ोगे आपकी जो चिप की साइज है ना वो बहुत छोटी 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 हो जाएगी। पहले हम लोग सेंटीमीटर्स में खेलेंगे, फिर हम लोग मिलीमीटर्स में खेलेंगे, फिर हम लोग माइक्रोमीटर्स में खेलेंगे। मतलब चिप की साइज पहले इतनी बड़ी होगी, अभी चिप की साइज कितनी होती है मेरे मालूम, मैं अभी यहाँ पे मेरे हैंड पे ये कैसा टिप का, ये भी थोड़ा बड़ा हो गया, इतनी साइज की मेरी चिप होती है, एक माइक्रो प्रोसेसर की चिप। मशीन सोल्डरिंग, मशीन सर, हाँ, वो मशीन सोल्डरिंग में आपको सिर्फ डालना पड़ता है, वो बाकी सब अरेंज कर देते हैं, टोटल ऑटोमेशन प्रोसेस। बट कहने की चीज है, हम लोग पहले इतने बड़े बड़े प्रोसेसर्स आप देखते थे, कंप्यूटर में आप इतना साइज का तो प्रोसेसर देखोगे, मेरे पाम जितना, मेरे पाम इतना मेरा एक प्रोसेसर ऐसा रहेगा, उसके ऊपर हीट सिंक ऐसे रहेगी। और अभी जो माइक्रो प्रोसेसर्स आते हैं ना, माइक्रो कंट्रोलर, ये इतने साइज के हैं, कैन यू इमेजिन दैट? और इसका काम क्या है, ये सभी जो एप्लीकेशंस करते हैं जो इतना बड़ा साइज का प्रोसेसर करता था, और इससे भी ज्यादा एप्लीकेशन वो करते हैं। और ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है VLSI सब्जेक्ट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स। आया समझ में VLSI में क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज ये ही एक आपको बताता है कि फिजिकल साइज ऑफ द एवरी कंपोनेंट किस तरीके से डिसाइड होती है, कैसे उसको कम कर सकते हैं, किस तरीके से उसको लॉजिक लगा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिकल लेआउट टू द एंड यूजर एप्लीकेशंस। सो दैट इज द वास्ट टेक्नोलॉजी ऑफ दिस। तो ये मूर्स लॉ ने पहले ही बता दिया था कि जैसे जैसे डिकेड्स आप जाते जाओगे आपको चिप की साइज कम कम होती दिखेगी। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स आप एक छोटे से चिप में डाल सकते हो, मिलियंस एंड बिलियंस ट्रांजिस्टर्स इन अ स्मॉलर चिप, इन अ स्मॉलर चिप। इस इतने से इसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेट किए हुए हैं। सो दैट इज द मैजिक ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी। VLSI मतलब कुछ और नहीं है, जो आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा वही ट्रांजिस्टर्स को मिला के हम लोग एक VLSI
सिस्टम मतलब एक चिप बनाते हैं। तो आया समझ में? तो ये मूर्स लॉ सब डिसाइड करता है कि ये जो सिस्टम्स है ये किस तरीके से कम 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 होती गई ओवर द डिकेड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहां से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दैट इज अ माइक्रो कंप्यूटर। तो हम लोग को थोड़ा क्या भी एडवांस होते, तो अब इसलिए अब सिलेबस को अपडेट करना भी जरूरी होता है और द सिलेबस। नहीं तो हम लोग पहले इसमें क्या देखते थे, वही चीज है, आईओ डिवाइस, सीपीयूज एंड मेमोरी। तो बट इसके आगे अपने को क्या क्या आगे एडवांस होंगे ये हम लोग देखते जाएंगे। क्लियर? तो ब्लॉक डायग्राम पहले बना लो, देन आई विल टेल व्हाट आर दिस एलिमेंट्स एंड उसका एक्सप्लेनेशन अपने को आएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर यूटी एज वेल एज सेमेस्टर एग्जाम, एलिमेंट्स ऑफ micro computer system. The first one is called as a CPU, or you can say microprocessor. This is the brain of a computer system, brain of your computer system. ये जो CPU है इसका मेन काम होता है to fetch, decode and execute the instructions. Fetch, decode and executes the instructions. There are many CPUs like अपने सिलेबस में पहले था 8085 इंटेल के, अभी हम लोग इंटेल के जनरेशन्स में आते हैं तो उसमें आर्म माइक्रो प्रोसेसर्स और ये सब चीज भी आते हैं। AMD के भी बहुत सारे चिप्स है। तो इंटेल के हम लोग को सिलेबस में पहले था तो 8086, तो ज्यादा हाई फंडा नहीं लूंगा। तो दिस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स। नेक्स्ट वन दैट इज अ मेमोरी। मेमोरी में हम लोग रैम मेमोरी यूज करते हैं। RAM is basically random access memory. It is a complete volatile memory. It is a volatile memory and it is used to store program and data. ठीक है, types of RAM are SRAM and DRAM. And ROM memory is the read-only memory, which is a completely non-volatile. Which is used to store your programs, permanent programs, BIOS, drivers, सब और जो भी डेटा है ये सब हम लोग इसमें सेव करते हैं। थर्ड वन जो है दैट इज द IO डिवाइसेस। तो इसमें इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट्स द इनपुट, and output devices will delivers or display the output on monitor. तो इसके एग्जांपल दे दो। इनपुट में कीबोर्ड, माउस, आउटपुट में प्रिंटर, मॉनिटर, ये एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस, तो बस मतलब क्या है? बस मतलब ग्रुप ऑफ लाइंस, ग्रुप ऑफ लाइंस।
तो अगर 8 बिट बस होगी, 8 बिट बस होगी तो उसमें 8 लाइंस होंगे। तो इसमें कौन सी बसेस हैं? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एड्रेस बस, provides address to IO device and memory, IO devices and memory. Second one जो है that is called as data bus, which is used to delivers the data between the internal blocks. So ऐसा लिखो, डेटा ट्रांसफर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। And third one is called as control bus, which means it having some control lines, जिसमें हम लोग यूज करते हैं कौन से ऑपरेशन? रीड, राइट, क्लॉक एंड रीसेट। और इसको सब कंट्रोल करने वाला डिवाइस कौन है? तो सीपीयू एंड माइक्रो। So this is the overall explanation.
cache memory L1 and L2 cache. So CPU microprocessor, cache memory. After that, there will be a RAM memory, then ROM memory, permanent memory, then हार्ड डिस्क और जो हम लोग बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम में ऐसे आपको बता रहा हूं, इसका सिंपल मतलब क्या है, देखो जो एकदम क्लोजेस्ट है सीपीयू के, उसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा रहेगा, स्पीड ऑफ ऑपरेशन हायर रहेगा, बिकॉज ये सीपीयू से नजदीक है, तुरंत इंफॉर्मेशन को फेच ऑन और एग्जीक्यूट करते हैं। जो दूर है उसके लिए उतना ही टाइम लगेगा। तो आप जब भी हार्ड डिस्क से कॉपी पेस्ट करते हो, देखो तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है टू प्रोसेस, बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम द सीपीयू। जो भी कैश और इसमें होते हैं वो सब टेम्पररी डेटा होता है, बट आपका एग्जीक्यूशन फास्टेस्ट होता है। तो बट इसकी साइज कम होती है, इट इज ऑलवेज इन केबीज, और मे बी अभी ज्यादा से ज्यादा एमबीज में होंगे, 1 MB 2 MB। तो ये ज्यादा करके आपको केबीज और इसमें होता है। और सीपीयू के अंदर ही जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्स। क्या होता है? रजिस्टर। ये कहां से है रजिस्टर्स? फ्रॉम द डीएसडी सब्जेक्ट। याद है ना, सिक्वेंशियल सर्किट में पहले हमने फ्लिप फ्लॉप देखा था। फ्लिप फ्लॉप को ऐसे हम लोग 4 फ्लिप फ्लॉप एक के बाद एक के बाद एक लगाए, तो 4 फ्लिप फ्लॉप को हम लोग क्या बोलते हैं? 4 बिट रजिस्टर। 4 रजिस्टर सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो द बैकग्राउंड इज डीएसडी फॉर दिस सब्जेक्ट। ओके, तो ये रजिस्टर्स इसके अंदर होते हैं। तो फिर कैश, रैम, रोम, इस तरीके से। तो जितना मेमोरी सीपीयू से नजदीक, उतना मेरा स्पीड ऑफ ऑपरेशन फास्टर, बट साइज ऑफ द मेमोरी विल बी स्मॉलर। जैसे हम लोग अवे जाएंगे, हम लोग मेमोरी की साइज बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो ये एक चीज अपने को पता होनी चाहिए। फिर फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, यहां से फेच किया, नाउ यू हैव टू डिकोड इट। डिकोड मतलब क्या? डिकोड द इंस्ट्रक्शन। तो डिकोड द इंस्ट्रक्शन में आप इस ई वर्ड को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, 1 1 1 0। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज। तो इसलिए ये जो भी लेटर आप यहां से प्रेस करते हो, इट विल अंडरस्टूड दैट फ्रॉम द सीपीयू। इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये बताता है कि ये भाई ने जो लेटर प्रेस किया है उसका बाइनरी कोड ये है। एंड थर्ड वन दैट इज एग्जीक्यूट, मतलब एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, मतलब डिस्प्ले करो उसको और डिलीवर करो दैट लेटर टू द मॉनिटर। आया समझ में? तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर का सिंपल ऑपरेशन होता है। तो फेच द इंस्ट्रक्शन, डिकोड इट एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। इसके बाद भी 2 साइकिल्स हम लोग यूज करते हैं, स्टोर ऑपरेशन, स्टोर द रिजल्ट। तो लास्ट ये एक लेते हैं, चलो स्टोर द रिजल्ट। स्टोर रिजल्ट मतलब आप क्या करते हो? सेव करते हो। सेव बटन दबाते हो ना, अगर आपको चाहिए तो डेटा सेव करके उसको फाइल नेम डाल के कर दो। तो स्टोर द रिजल्ट, और उसको फिर मेमोरी एड्रेस अलोकेट करके डिसाइड करते हो इसको किस में सेव करना है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, मतलब वो सब आपके ऊपर है। तो दिस इज द ऑपरेशनल साइकिल फॉर द माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। ओके, फिर आते हैं हम लोग स्टैक के ऊपर। जो स्टैक है ना, जो स्टैक है, इट इज अ रिजर्व्ड मेमोरी इन रैम। रैम में ये रिजर्व्ड स्पेस होती है, और यू कैन से रिजर्व स्पेस इन रैम मेमोरी। तो ये जो रिजर्व स्पेस होती है ना, ये अपने को आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं।
ये रैम में एक रिजर्व स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैक। इसका सिंपल में इतना ही मीनिंग होता है। तो स्टैक में मेनली दो ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं, दैट इज पुश एंड पॉप। पुश एंड पॉप, व्हाट इट मीन्स सिंपल है, when you are writing the data or instruction into the memory, once again मैं यहां पे लिख के देता हूं, writes data or instruction into memory के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज पुश। एंड वेन एवर यू हैव टू रीड द डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग फिल करते हैं, यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पॉप। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग को अभी पुश एंड पॉप ऑपरेशन अगर करने हैं तो देखो मैं यहाँ पे कुछ सीक्वेंशियल नंबर लिखता हूं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, ऐसे कुछ मैंने नंबर लिखा। तो पहला ये जो नंबर है ना, ये नंबर इसमें जाएगा, ये यहाँ पे स्टोर होगा, मतलब यहाँ पे राइट होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, राइट्स द डेटा इनटू द मेमोरी, राइट द डेटा इनटू द मेमोरी। स्टैक में आपने ये मेमोरी में लिख दिया। ये एक रिजर्व स्पेस है, रिजर्व मेमोरी है रैम में। तो स्टैक मतलब एक रिजर्व स्पेस में आपने एक डेटा को यहाँ पे राइट कर लिया। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आप तो की दबाते जाओगे, तो पहला 2 दबाया, उसके बाद उसने 3 दबाया, तो फिर क्या होगा, ये जो 2 नंबर है ना, यहां से नीचे की तरफ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर नया इंस्ट्रक्शन या डेटा आया, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है। तो फिर 4 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, एंड फाइनली ये जो भी मेरा लास्ट इन हुआ है वो फर्स्ट आउट हुआ है, इस तरीके से। तो ये जो डेटा है ये अपने को इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो लास्ट में ऐसे लिखता हूं, आई विल इरेज दिस, 5, 4, 3, 2। पहला बाहर जाएगा, वो एक इंस्ट्रक्शन में चला है, फिर 4 बाहर जाएगा, फिर 3 बाहर जाएगा, एंड लास्ट में 2 बाहर जाएगा। तो आप देख सकते हो लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट, इस तरीके से ये ऑपरेशन होता है स्टैक मेमोरी में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो पॉइंटर इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। इसको कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यूज होता है वो होता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, इट पॉइंट्स this pointer points top of the stack memory, top of the stack memory। किसको पॉइंट कर रहा है ये, टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। आया समझ में, उसको क्या बोलते हैं, स्टैक पॉइंटर, which means it always indicates current address of an instruction। करंट एड्रेस को ये इंडिकेट करने के लिए ज्यादा करके यूज होता है, उसको बोलेंगे स्टैक पॉइंटर। और कितने बिट का होता है ये, 8 बिट। क्लियर। तो स्टैक रिजर्व मेमोरी होती है, पुश पॉप ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन हमेशा इसमें कैसे होगा, लिफो या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट, फिलो, ये फैशन में अपने को होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला एक पॉइंट हमने को लेना है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम काउंटर। व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर, इसको शॉर्ट में मैं पीसी बोलूंगा।
अभी यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर आप याद नहीं रखोगे, यहाँ पे याद बोलोगे इट इज द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ना उसका एड्रेस ये फेच करके रखता है। सो प्रोग्राम काउंटर फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, fetch the next instruction address from memory, from the memory। देखो आपकी जो पाइपलाइनिंग होती है ना ये कुछ ऐसी होती है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, इसको पाइपलाइनिंग बोलते हैं। जब भी मैं पहला इंस्ट्रक्शन फेच करूंगा फिर इसको डिकोड करूंगा, तब तक ये खाली बैठेगा क्या, अभी अपना मल्टी प्रोसेसर हाई स्पीड कंप्यूटर सिस्टम है, तब तक ये दूसरा है ना वो खाली नहीं बैठता है। स्टैक पॉइंटर करंट इसको इंडिकेट किया, बट इसको तब तक हायर प्रोसेसिंग के लिए प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस होल्ड करके बैठा है। तो जैसे ही इसने फेच कर लिया तो ये तुरंत भेजता है कि नेक्स्ट तुम्हारा ये है, ताकि ये इतना काम तक वेट ना करना पड़े। नहीं तो आप क्या करोगे, हाँ साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, नहीं तो आप क्या करोगे, प्रेस किया तब तक ई आने तक आप वेट कर रहे हो, फिर आप ए दबाओगे तो ए आने तक आप वो वेट करोगे, तो इससे अपना स्पीड ऑफ कंप्यूटर मतलब जो भी आप ऑपरेशन करोगे बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए पाइपलाइनिंग प्रोसेसर में क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस से क्या इंस्ट्रक्शन आना है उसका जो एड्रेस है वो पहले ही पॉइंट आउट करके रखता है। सो इसलिए हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम काउंटर, फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस एंड उसमें जो भी बाइट इंफॉर्मेशन होगा ये हम लोग पहले ही फेच करके रखेंगे। सो इट इंडिकेट्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। ओके, तो अगर इन सिंपल वर्ड्स ये मेरी मेमोरी है 2000 H, H मतलब हेक्साडेसिमल, 2001 H, 2002 H एंड सो ऑन। अगर स्टैक पॉइंटर इसको इंडिकेट कर रहा है, करंट एड्रेस को, ये यहां से हमने स्टार्ट किया, ये करंट एड्रेस को इंडिकेट करता है, तो प्रोग्राम काउंटर किसको इंडिकेट करता है, नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस, नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस को। याद रखो एड्रेस एंड डेटा अलग अलग होता है, ये जो है इसको बोलते हैं एड्रेस जो हमेशा एच में होता है, और इसके अंदर जो भी ये जो लिख रहा हूं इट इज कॉल्ड एज डेटा। तो ये डेटा को नहीं लेता है, ये क्या करता है एड्रेस को। डेटा कुछ भी उसको थोड़ी पता है कि यूजर कौन सा नेक्स्ट डेटा डालने वाला है, उसको पता है कि कौन से मेमोरी में वो डेटा डालने वाला है। हाँ, तो मेमोरी अलॉट तो सीपीयू करता है पूरा, उसको बोला है कि ये सीपीयू ने अलॉट किया कि तुझे ये मेमोरी ये तेरे लिए मेमोरी है 10,000 बिट्स की या समझो इसकी, तो उसमें से ही तेरे को डेटा ला, तो डेटा तो सिक्वेंशियली जाएगा ना, तो सिक्वेंशियली ऐसे जाएगा, सिक्वेंशियली ऐसे आउट होगा। तो ये डेटा को नहीं ये करता है, ये एड्रेस को फेच करता है। तो ये वर्ड्स को थोड़ा याद है, नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी लिख दो। सो ऑपरेशन साइकिल समझ में आए, प्रोग्राम काउंटर समझ में आए, स्टैक पॉइंटर एंड स्टैक का कंसेप्ट समझ में आए। हाँ, स्टोर द रिजल्ट इनटू द मेमोरी। हाँ, एंड कंपैरिजन के क्वेश्चन में भी काम आएगा। रिक्स स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर।
set computer. 6 stand for complex instruction set computer. Second one is these have a simple instructions performs or executes, better word is executes, in one clock cycle. This is having a complex instructions executes in 2 to 15 clock cycles. रिक्स जो सिस्टम होती है, इसका जो सीपीआई होता है स्टैंड फॉर क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन इज 1.5 और यहाँ पे लिखो सीपीआई इज 2 to 15. तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट्स इन मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स, तो दोनों में सेम हो जाए. मल्टीपल मतलब मोर देन वन. This is the reduced instructions are used. 6 uses complex instructions for complex operation. इसमें से रिक्स uses सेम ही होना चाहिए. रिक्स uses reduced instruction. This is totally software centric. This is totally hardware centric. Hardware centric. It uses more space in RAM. It uses less space in RAM memory. It requires multiple instruction set. Multiple instruction set
and for the 6 is having single instruction set. रिक्स में जो हम लोग प्रोसेसर यूज करते हैं, जस्ट लाइक आर्म, एडवांस रिक्स मशीन, ये सब प्रोसेसर हम लोग इसमें यूज करते हैं 6 में। नॉर्मली वैक्स और बहुत सारे हैं, मुझे एक दो याद है तो ये मोटोरोलास के कुछ इंस्ट्रक्शंस है और सॉरी प्रोसेसर्स है, तो ये हम लोग वहां पे यूज करते हैं। ये कुछ कंपनीज है। देन रिक्स में आप लिख सकते हो फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम, एंड इसमें लिख सकते हैं स्लोअर एग्जीक्यूशन टाइम। इतना होने के बाद बता, मतलब इसमें इंस्ट्रक्शन जो होंगे ये रिड्यूस वन रहेंगे, कॉम्प्लेक्स में थोड़े इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन, मतलब एक सिंपल इंस्ट्रक्शन मुझे अगर परफॉर्म करना है तो विद इन 1 क्लॉक साइकिल ये कंप्लीट हो जाएगा। सपोज मुझे ऐड ऑपरेशन करना है तो एक क्लॉक साइकिल के अंदर, ये क्लॉक साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है, तो इतने क्लॉक साइकिल में मेरा ये ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन खत्म होना चाहिए। ये कहाँ पे आता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और जिस इंस्ट्रक्शन को एक से ज्यादा क्लॉक साइकिल रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो इसका हमेशा जो सीपीआई जो है, क्लॉक पर इंस्ट्रक्शंस, ये हमेशा 1.5 होता है। सर आपने बोला 1 क्लॉक साइकिल एक के लिए एग्जीक्यूशन टाइम लगता है, तो ये 0.5 कहाँ से आया? इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए भी तो कुछ टाइम लगता है, तो हम लोग 1.5 पकड़ के चलते हैं, तो थोड़ा डिले हम लोग पकड़ के चलते हैं 0.5। और इसके लिए पूरा टोटल हम लोग एक से ज्यादा ही होता है हमेशा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के लिए, तो हम लोग 2 से 15 क्लॉक साइकिल्स सीपीआई रखते हैं फॉर द 6 मशीन। ठीक है, तो 3 पॉइंट समझ में आए। तो इसलिए एग्जीक्यूशन टाइम फॉर द रिक्स मशीन इज ऑलवेज फास्टर, एग्जीक्यूशन टाइम फॉर 6 मशीन इज ऑलवेज स्लोअर। ये मैंने लास्ट पॉइंट लिखवाया था। फास्टर कौन सा है, हमेशा रिक्स है, और स्लोअर कौन सा है, हमेशा 6 है। तो रिक्स मशीन, इसलिए आप लोग, मैंने एक एग्जांपल लिखवाया है, रिक्स में हमने लिखा है आर्म प्रोसेसर्स, आर्म एवीआर, ये मैंने लिखवाया था। तो आर्म प्रोसेसर्स जो है एडवांस रिक्स, उसमें देखो एडवांस रिक्स मशीन, उसमें रिक्स ऑटोमेटिकली वहां पे आ गया है। ठीक है, तो ये जो रिक्स मशीन है, तो इसलिए आपने चैप्टर नंबर 5 में आप क्या पढ़ते हो, आर्म, है ना, मैंने अभी सिलेबस दे आर्म 7, तो आप कौन सा मशीन पढ़ रहे हो, ऑटोमेटिकली रिक्स वाला। 6 नहीं पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि अपने को एग्जीक्यूशन क्या चाहिए, फास्टर चाहिए। क्योंकि अपने को क्या चाहिए, एग्जीक्यूशन क्या चाहिए, फास्टर चाहिए, इसलिए आप वहां पे क्या रिक्स मशीन पढ़ते हो। इसके अलावा मैंने क्या पॉइंट लिखवा के दिया था, स्टोरेज स्पेस, मतलब जो रैम हमेशा ये जो है ना रिक्स, ये ज्यादा यूटिलाइज करता है, और इसलिए हमेशा इसके जो रजिस्टर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, ये ज्यादा होते हैं कंपेयर टू दिस। ये कम स्पेस यूज करता है रैम की, और इसका इंस्ट्रक्शन सेट सिंगल होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सेट, लेस स्पेस यूज इन रैम। आया समझ में? तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने वहां पे आपको लिखवा के दिए थे। अभी बात करते हैं ये रिक्स एंड सिक्स का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब बहुत बड़ा ऐसा नहीं है। लेट्स ड्रॉ फॉर रिक्स। मेरे साथ ही ड्रॉ करो। हाँ, डिफरेंशिएट में ही लिखो। हाँ, चलो पहले सुनो। रिक्स मशीन है, उसमें ये जो है दैट इज अ प्रोग्राम काउंटर विच अपडेट्स
ऑटोमेटिकली अपडेट्स द नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस। एक फेच कर लिया तो दूसरे का मेमोरी एड्रेस वो ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट होते जाता है। तो ये एड्रेस उसको कहाँ से मिल रहा है? तो प्रोग्राम मेमोरी से मिल रहा है। प्रोग्राम कहाँ पे सेव है? रैम, राइट। तो प्रोग्राम मेमोरी इज नथिंग बट योर रैम। तो वहां से आपने सेव किया है। फिर आप जाते हो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में। तो आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में अपना ये 8 बिट का ऐसा रजिस्टर होता है, इसको बोलते हैं IR। तो आपने ऐसा कुछ देखा था ना, कैरी, पैरिटी, याद है? हाँ, तो इसमें हर एक में ऐसे ऐसे बिट्स याद होते हैं, मतलब लिखते हैं हम लोग। तो ये रजिस्टर है 0 to 7, मतलब 8 बिट का रजिस्टर। उसमें हर एक में कुछ ना कुछ तो उसका फंक्शनिंग होता है। तो ये IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिसाइड करता है। फिर उसको डिकोड, वही फेच, डिकोड करो एंड एग्जीक्यूट करके डेटा पाथ में उसमें सेव करो। तो डेटा मेमोरी मतलब यहाँ पे क्या है? डेटा। तो अभी आप यूज करते हो रैम मेमोरी, तो इट इज यूज फॉर बोथ प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। तो यहाँ पे हम लोग इसमें आगे जैसे वॉन न्यूमन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर देखोगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा प्रोग्राम मेमोरी, डेटा मेमोरी किसमें सेम होता है, किसमें अलग अलग होता है। ये भी हम लोग आगे के पार्ट में देखने वाले हैं। फिलहाल इतना समझ लो, देयर इज अ सेपरेट डेटा मेमोरी, सेपरेट प्रोग्राम मेमोरी। तो जो भी डेटा मेमोरी का जो भी पाथ है वो डेटा पाथ में चला जाएगा। कंट्रोल वर्ड इंडिकेट्स करता है कि मुझे क्या क्या PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड्स यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ये सब आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे पता चलेगा। फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक CW लगता है, एक क्लॉक साइकिल लगता है। तो एक क्लॉक साइकिल नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे यहाँ पे एक कंट्रोल वर्ड लगता है। तो इसमें अपना जो प्रोग्राम मेमोरी है ये लॉन्गर होता है। ये सब पॉइंट हमने ऑलरेडी लिखे। प्रोग्राम मेमोरी इज लॉन्गर। क्या लिखवाया था मैंने? लार्जर स्पेस इन रैम मेमोरी, है ना। तो मतलब PM यहाँ पे लॉन्गर होता है। कंट्रोल वर्ड, हाँ, WORD, कंट्रोल वर्ड। तो यहाँ पे PWM लॉन्गर मतलब प्रोग्राम मेमोरी। ने क्या बोला? रैम यूजेस, मतलब ज्यादा रैम मेमोरी ये खाता है। आया समझ में इसका मतलब? फिर यहाँ पे भी PC है, प्रोग्राम मेमोरी है। अभी आप आर्किटेक्चर में देखोगे तो आर्किटेक्चर फॉर द 6 मशीन, यहाँ पे मैंने लिखवाया है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट एक कंट्रोल यूनिट, जैसे हमने बोला ना कि CPU होता है, IO डिवाइसेस होता है, मेमोरी यूनिट होता है, तो इसके एक ब्लॉक में कंट्रोल यूनिट भी होता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है ALU ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। और ये सब ऑपरेशंस कौन करवाता है इसके? तो माइक्रो प्रोग्राम यूनिट, जो एक ब्लॉक मैंने आर्किटेक्चर फॉर द 6 मशीन में लिखवाया था। तो उसको अपडेट करने के लिए जो यूज है वो ये वाला है। फॉर द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को जो अपडेट करने वाला काउंट PC है वो ये वाला है। ठीक है। सो दिस इज द PC प्रोग्राम काउंटर फॉर द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ओके, नेक्स्ट। तो माइक्रो प्रोग्राम के लिए भी अलग से मेमोरी होगी। तो माइक्रो प्रोग्राम, प्रोग्राम मेमोरी। तो इन शॉर्ट CPU एंड इन दैट CPU, फिर से बताता हूँ, CPU एंड इन दैट CPU देयर इज अ CU दो तरीके के हो सकते हैं, हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम। हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं? माइक्रो प्रोग्राम। यहाँ पर माइक्रो प्रोग्राम। तो माइक्रो प्रोग्राम की में भी उसकी माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल मेमोरी होगी, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल मेमोरी होगी। तो इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा माइक्रो प्रोग्राम की मेमोरी, और उसमें इसका माइक्रो प्रोग्राम का PC। आया समझ में? तो बोलोगे सर हार्डवेयर में क्यों? ये हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर से उसको हम लोग ट्रिगर देते हैं। ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट मेमोरी, माइक्रो प्रोग्राम प्रोग्राम मेमोरी, CW एंड डेटा पाथ डेटा मेमोरी। आया समझ में? हाँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के दो टाइप्स है, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्राम यूनिट। तो इसमें हम लोग माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट यूज करते हैं। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की सेपरेट मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोग्राम मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी। एंड माइक्रो प्रोग्राम, उसको अपडेट करने के लिए जो प्रोग्राम काउंटर लगता है वो माइक्रो प्रोग्राम प्रोग्राम काउंटर। हाँ, प्रोग्राम काउंटर PC। प्रोग्राम मेमोरी के लिए सेपरेट प्रोग्राम काउंटर, माइक्रो प्रोग्राम के लिए सेपरेट माइक्रो प्रोग्राम।
तो ये कंट्रोल यूनिट के लिए सेपरेट पीसी, सेपरेट मेमोरी, और ये मेमोरी के लिए मतलब ये मेमोरी मतलब ये प्रोग्राम मेमोरी के लिए सेपरेट पीसी, सेपरेट मेमोरी। ऐसा है, सेपरेट प्रोग्राम मेमोरी और उसका पीसी इधर, और इसके लिए माई कंट्रोल यूनिट का सेपरेट प्रोग्राम काउंटर, सेपरेट मेमोरी। तो वो सीपीयू के अंदर ही होता है और इसलिए उसको सॉफ्टवेयर से हम लोग कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो 7-8 मार्क के लिए भी आया तो इनफ एक्सप्लेनेशन है अपने पास, और ये इंपॉर्टेंट है। डन? Let's see some concept about the opcode and operand. These are the two words. Opcodes मतलब इसको बोलते हैं ऑपरेशन कोड्स, और ये होते हैं ऑपरेशनल डेटा को इंडिकेट करते हैं। स्टैंड फॉर मतलब कोड्स कैन बी एंड, और ये सब लॉजिकल वाले हैं। एंड अरिथमेटिक के लिए ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड डेटा ट्रांसफर के लिए मूव, MVI, MOV, ऐसे कुछ ऑपकोड्स यूज करें। ऑपरेंड्स कैन बी रजिस्टर्स like A, B, C, D, E, H, L, और ये मेमोरी भी हो सकती है like 2000H, 8000H। एंड इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को डायरेक्टली भी सेव कर सकते हैं। इसमें डेटा डायरेक्टली होगा 80, 90, 72, ये मेरा डेटा ऐसे डायरेक्टली हो सकता है। लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ द कोड MVI A, 80, MVI B, 10, add B, STA, 2004 H, and RST। क्या है? ये कोड है, असेंबली लैंग्वेज कोड, ठीक है? तो मतलब प्रोग्राम इन शॉर्ट। तो सबसे जो आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से। इसको ASM फाइल बोलते हैं, फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज स्टार्ट फ्रॉम .ASM, assembly
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सम कोड। जैसे अभी यहाँ पे मैंने कोड एक लिखा, सॉरी कोड प्रोग्राम या कोडिंग की, तो देखो ऑप कोड जो होता है इसमें अभी ये कीवर्ड्स याद रखो, ऑप कोड एंड ऑपरेंड क्या होता है। ऑप कोड मतलब क्या, मैं इंस्ट्रक्शन में बताना, और ये देखो एक एक को पहले समझो एवरीवन प्लीज। ये जो है ना ये पूरा इंस्ट्रक्शन है, इसको क्या बोलूंगा मैं, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हर एक इंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मेमोरी अलोकेट कर रहा हूँ। तो जब भी आप कोडिंग ऐसे लिखोगे तो उसके सामने आपको ऐसा मेमोरी एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, मेमोरी एड्रेस ऐसे लिखने पड़ेंगे। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन में जो ये MVI है, इट इज नथिंग बट योर ऑप कोड, जो बता रहा है कि मुझे इस इंस्ट्रक्शन में क्या करना है, मूव करना है। क्या करना है, मूव करना है। क्या मूव करना है, 80 नंबर जो है ये एक्यूमुलेटर में मैं डाल रहा हूं। 80 जो नंबर है ये एक एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर क्या है, एक रजिस्टर है। अभी मुझे ये नहीं फिर से बताना पड़ेगा रजिस्टर क्या है। तो 80 नंबर में पहले एक्यूमुलेटर में डाल रहा हूँ, फिर मेरे पास और एक रजिस्टर है B करके, उसमें मैं 10 नंबर डाल रहा हूँ। एक्यूमुलेटर ऑलवेज सेव द रिजल्ट, तो एड B विथ हुम A, बिकॉज लास्ट में आपको घूम फिर के A के पास ही आना है। तो 10 विथ A, तो यहाँ पे आपने क्या किया, पहले इंस्ट्रक्शन में 80 को A में लिया, 10 को B में लिया, आके घूम फिर के एक्यूमुलेटर में ही आना है। तो आपने यहाँ पे A को A में क्या किया, 80 प्लस 10 किया। 80 प्लस 10 जो रिजल्ट आया 90, ये रिजल्ट आपने एक मेमोरी एड्रेस पे स्टोर किया, तो आपने बताया STA। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ऑपकोड जो होता है ये ऑपरेशंस बताते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे मूव करना है, मुझे ऐड करना है, मुझे स्टोर करना है, मुझे रीसेट करना है, ये बताता है ऑपकोड्स। और ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड होता है कि डेटा क्या है, एक्यूम किसके साथ खिलवाड़ करनी है, डेटा के साथ करनी है, रजिस्टर के साथ करनी है, डेटा के साथ करनी है, रजिस्टर के साथ करनी है, या फिर मेमोरी एड्रेस के साथ करनी है। इस पार्ट को बोलते हैं ऑपरेंड, इस बात को बोलते हैं ऑपकोड। आया समझ में दोनों का मतलब, इसलिए ये मैंने लिखा है ऑपकोड्स और ऑपरेशनल कोड्स। इसमें आप अरिथमेटिक भी यूज कर सकते हो, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस भी यूज कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस भी यूज कर सकते हो, एज वेल एज तीनों भी, कुछ भी। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ऑपरेंड्स में रजिस्टर यूज होते हैं, मेमोरी यूज होती है, और डेटा यूज होता है। तो सबका मैंने एक एग्जांपल दिया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया। मूव इमीडिएट, सिंपल मूव, इमीडिएट नहीं। तो हाँ, मूव, मूव मतलब जब ये सब आपको चैप्टर नंबर 3 में पता चलेगा। मूव A, B, तो जब भी डेटा पता नहीं होता है, मुझे नंबर क्या है वो पता नहीं है, तो मैं मूव लिखूंगा सिंपल, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि डेटा क्या है, तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। यहाँ से ये B वाला डेटा A में घुमाओ, बट जब भी मुझे डेटा पता है तो मैं बोलूंगा तुरंत घुमाओ, क्योंकि तुझे डेटा पता है। तो दैट इज कॉल्ड एज मूव इमीडिएट। स्टोर एक्यूमुलेटर, हाँ ऐसे। रीसेट, RST 7 अगर आप करते हो तो टर्मिनेट करते हो प्रोग्राम। तो ये बात की बात है, मुझे इसमें सिर्फ इतना आपको समझाना है, ऑपकोड क्या है, ऑपरेंड क्या है। ये समझ में आया क्या, प्रोग्राम हमें चैप्टर 3 में है सर। दिस इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द ऑपरेंड एंड व्हाट आर द ऑपकोड्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपकोड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेंड। और एक चीज, ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखो, बिट्स
मतलब 0 1 होता है, निबल मतलब 4 बिट्स होते हैं, बाइट मतलब 8 बिट्स होते हैं, वर्ड मतलब 16 बिट्स होते हैं, एंड डबल वर्ड मतलब 32 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक अपने को पता होना चाहिए। ये मेरा क्लॉक सिग्नल है, साइकिल 1 यहाँ पे खत्म होगा, साइकिल 2 यहाँ पे खत्म होगा, साइकिल 3 यहाँ पे खत्म होगा। सपोज ये साइकिल्स मतलब इसको मैं फेच साइकिल बोलूंगा, फेच साइकिल बोलूंगा, और यहां से इसके बाद से यहाँ पे मैं बोलता हूँ डिकोड साइकिल। तो यहाँ पे डिकोड के लिए भी इसने 1 2 और 3 साइकिल्स ली। तो फेच एंड डिकोड, इन तो जितना माइक्रो का प्रोसेसर या कंट्रोलर में फेच डिकोड एग्जीक्यूट करने के लिए, तो फेच एंड डिकोड में एक साथ लिखता हूँ यहाँ पे, फेच एंड डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल। तो उस पूरे साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक चीज आपको याद होनी चाहिए, इस पूरे साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन साइकिल। When an instruction, complete instruction can be performed in a one clock cycle, तो वन क्लॉक साइकिल ये होता है, एंड पूरे इंस्ट्रक्शन को जब भी आप परफॉर्म करते हो उसमें फेच डिकोड एग्जीक्यूट तीनों भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, मशीन साइकिल। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, अपना चैप्टर 1 खत्म नहीं हुआ, इसमें आप 2 क्वेश्चन अभी अपने को करवाने हैं। इसमें से एक और एक इंपॉर्टेंट बनता है हार्डवायर्ड, सॉरी, हार्वर्ड एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने माइक्रो प्रोग्राम और माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखा, फिर हमने कुछ कंसेप्ट देखा अबाउट द प्रोग्राम काउंटर, अबाउट द स्टैक पॉइंटर एंड द ऑपरेशनल साइकिल एंड द ऑपरेशन साइकिल्स। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, दैट इज रिक सेंसेस, उसके आर्किटेक्चर के साथ उसका कंपैरिजन, एंड देन the little bit concept about the opcode, operand and the machine cycles. Okay, so that is the end of today's lecture. Next हम लोग चैप्टर 1 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो खत्म करके चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।